नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान चैप्टर 8 आनुवंशिकता एवं जैव विकास के अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आइए पाठ की शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। मेंडल के प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनमें बैंगनी पुष्प थे का संकरण बोने पौधों जिनमें सफ़ेद पुष्प थे से कराया गया। इनकी संतति के सभी पौधों में पुष्प बैंगनी रंग के थे, परंतु उनमें से लगभग आधे बोने थे। इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधों की आनुवंशिक रचना निम्न थी। तो हमारा सही उत्तर होगा सी, यानी कि बड़ा टी, छोटा टी और डब्लू डब्लू। यहाँ पर सी उत्तर सही होगा। प्रश्न नंबर 2, समजात अंगों का उदाहरण है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, हमारे दांत तथा हाथी के दांत, आलू एवं घास के ऊपरी भूस्परे, यानी कि यहाँ पर उपरोक्त सभी सही उत्तर होगा डी। प्रश्न नंबर 3, विकासी दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। तो हमारा सही उत्तर होगा चीन के विद्यार्थी से, ए सही होगा यहाँ पर। चौथा प्रश्न, एक अध्ययन से पता चला कि हल्के रंग की आँखों वाले बच्चों के जनक यानी कि माता पिता की आंखें भी हल्के रंग की होती हैं। इसके आधार पर क्या हम कह सकते हैं कि आंखों के हल्के रंग का लक्षण प्रभावी है अथवा अप्रभावी? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। हमारा उत्तर होगा हल्के रंग की आंखों वाले बच्चे के जनक यानी कि माता पिता की आंखें भी हल्के रंग की होती हैं। इसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि आंखों के हल्के रंग का लक्षण प्रभावी है अथवा अप्रभावी, क्योंकि हल्के रंग की आंखों के लिए दोनों जनकों का जीनोटाइप समयुग्मजी प्रभाव या समयुग्मजी अप्रभावी हो तो दोनों ही स्थितियों में बच्चों की आंखों का रंग हल्का होगा। यानी कि दोनों जनकों का जीनोटाइप समयुग्मजी प्रभावी या समयुग्मजी अप्रभावी, दोनों ही स्थितियों में बच्चों की आंखों का रंग हल्का होगा। अब है प्रश्न नंबर 5, जैव विकास तथा वर्गीकरण का अध्ययन किस प्रकार संबंधित है। हमारा उत्तर होगा दो स्पीशीज के मध्य जितने अधिक अभिलक्षण समान होते हैं उनका संबंध भी उतना ही निकट का होता है। जितनी अधिक समानताएं उनमें होगी उनका उद्भव भी निकट अतीत में समान पूर्वजों से हुआ होगा। उदाहरण के लिए एक भाई एवं बहन अति निकट संबंधी हैं। उनसे पहली पीढ़ी में उनके पूर्वज समान थे, अर्थात वे एक ही माता पिता की संतान हैं। लड़की के चचेरे ममेरे भाई बहन भी उससे संबंधित हैं, परंतु उसके अपने भाई से कम। इसका मुख्य कारण है कि उनके पूर्वज समान हैं, अर्थात दादा दादी जो उनसे 2 पीढ़ी पहले के हैं, न कि 1 पीढ़ी पहले के। इस प्रकार स्पष्ट है कि स्पीशीज यानी कि जीवों का वर्गीकरण उनके विकास के संबंधों का प्रतिबिंब है। फ्रेंड्स, आगे बढ़े इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। चलिए अब प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए। हमारा उत्तर होगा सबसे पहले समजात अंग। वे अंग जिनकी मूलभूत संरचना एवं उत्पत्ति समान हो लेकिन कार्य भिन्न भिन्न हो उनको हम कहते हैं समजात अंग, यानी कि उत्पत्ति और संरचना समान होगी लेकिन कार्य भिन्न होगा। उदाहरण के लिए वेल, पक्षी, चमगादड़, घोड़े तथा मनुष्य के अग्रपाद समजात अंग हैं। इन जंतुओं के अग्रपाद बाहर से देखने में भिन्न दिखाई देते हैं। इनका बाहरी रूप उनके आवास एवं स्वभाव के अनुकूल होता है। वेल के अग्रपाद तैरने के लिए फ्लिपर में, पक्षी तथा चमगादड़ के अग्रपाद उड़ने के लिए पंख में रूपांतरित हो गए, जबकि घोड़े के अग्रपाद दौड़ने के लिए और मनुष्य के मुक्त हाथ पकड़ने के लिए उपयुक्त हैं। इन जंतुओं के अग्रपादों के कार्यों एवं बाह्य बनावट में असमानताएं होते हुए भी इन सभी जंतुओं के कंकाल की मूल संरचना एवं उद्भव समान होता है। ऐसे अंगों को समजात अंग कहते हैं। इन अंगों की समजातता यह सिद्ध करती है कि इन सभी जंतुओं के पूर्वज समान रहे होंगे तथा कालांतर में इनका क्रमिक विकास हुआ है। अब है समरूप अर्थात समवर्ती अंग या एनालॉगस अंग। तो वे अंग जिनके कार्य समान होते हैं किंतु उनकी मूल संरचना और उत्पत्ति में अंतर हो, समरूप या समवर्ती अंग या एनालॉगस अंग कहते हैं। समवर्ती नाम से ही पता चलता है, वर्ती यानी कि कार्य, यानी कि जिनके कार्य समान होते हैं और उत्पत्ति और संरचना अलग होती है, उनको हम समवर्ती अंग कहते हैं। उदाहरण के लिए कीट, पक्षी, चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं, परंतु इनकी मूल संरचना और उत्पत्ति में बड़ा अंतर है। यानी कि सभी का कार्य उड़ना है लेकिन उत्पत्ति और संरचना अंतर अलग होती है। इन अंगों में केवल आभासी समानताएं पाई जाती हैं।
वातावरण एवं स्वभाव के कारण इनके कार्यों में समानता होती है। कीट के पंखों का विकास शरीर की भित्ति से निकले प्रवर्धों के रूप में होता है, जबकि पक्षी एवं चमगादड़ में इनकी उत्पत्ति शरीर भित्ति के प्रवर्षों के रूप में नहीं होती। अतः इनके कार्यों में तो समानता होती है, परंतु उत्पत्ति और संरचना में भिन्नता होती है। इस प्रकार समरूप रचनाएं भी जीव विकास का प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। अब है प्रश्न नंबर 7। कुत्ते की खाल का प्रभावी रंग ज्ञात करने के उद्देश्य से एक प्रोजेक्ट बनाइए। हमारा उत्तर होगा, सबसे पहले अपने आसपास के क्षेत्र में सर्वे के द्वारा कुत्तों की आबादी के बारे में पता लगाते हैं। दूसरा, इसके पश्चात विभिन्न रंग की खाल यानी कि त्वचा वाले कुत्तों का प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। फिर तीसरा, अब ऐसे कुत्तों का पता लगाते हैं कि जिन कुत्तों के माता पिता एवं उनके बच्चों की खाल का रंग समान होता है। चौथा, अब 2 विभिन्न रंग की खाल वाले कुत्तों में क्रॉस करवाते हैं, जैसे एक काले रंग का समयुग्मजी नर कुत्ते का क्रॉस एक सफ़ेद रंग की समयुग्मजी मादा से करवाते हैं। तो प्रथम पीढ़ी यानी कि F1 में तमाम कुत्ते काले रंग के उत्पन्न होते हैं। इसका तात्पर्य है कि त्वचा का काला रंग प्रभावी है। तो यहाँ पर हम इसको इस चित्र के द्वारा भी समझाया जा सकता है, जैसे कि कुत्ते का काला रंग बड़ा बी डबल बी के रूप में दिखाया गया और कुत्ते का सफ़ेद रंग छोटे डबल बी के रंग रूप में दिखाया जाता है। जब इनमें संकरण कराया जाता है तो सभी कुत्ते काले हैं। F1 पीढ़ी बाद में F1 पीढ़ी के सदस्यों के मध्य संकरण कराया जाता है, तो FT पीढ़ी में इस प्रकार से जो रिजल्ट हमें प्राप्त होते हैं। अतः F2 पीढ़ी में 3 कुत्ते काले और 1 कुत्ता सफ़ेद रंग का प्राप्त होता है, जो ये दर्शाता है कि काला रंग सफ़ेद रंग पर प्रभावी है। अब है प्रश्न नंबर 8। विकासीय संबंध स्थापित करने में जीवाश्म का क्या महत्व है? हमारा उत्तर होगा, विकासीय संबंध स्थापित करने में जीवाश्म का महत्व। सबसे पहले लिखेंगे, जीवाश्म से यह सिद्ध होता है कि प्राचीन काल से ही जीव विकास हो रहा है। अभी तक केवल घोड़े, हाथी, मनुष्य के विकास की पूर्ण श्रृंखला प्राप्त हुई है। दूसरा, जीवाश्मों की उम्र भी ज्ञात की जाती है, जिससे उस समय का ज्ञान हो पाता है जब वे सक्रिय थे। तीसरा, इनके चिन्हों अथवा जीवाश्म के आधार पर पूर्ण प्राणी का चित्र बनाकर कल्पना की जा सकती है। चौथा, आर्कियोप्टेरिक्स के जीवाश्म लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी जुरासिक चट्टानों से मिले हैं। यह सरीसृपों और पक्षियों के बीच की योजक कड़ी है। इसमें सरीसृपों की भांति लंबी पूंछ, चोंच में दांत तथा अग्रपादों की अंगुलियों पर पंजे थे। फिर भी यह पक्षी ही था, क्योंकि इसके अग्रपाद उड़ने के लिए विकसित पंखों में रूपांतरित हो चुके थे। ये स्पष्ट करता है कि पक्षियों का उद्भव सरीसृपों से हुआ, अर्थात जीवों का विकास एक निश्चित क्रम में हुआ। अब है प्रश्न नंबर 9। किन प्रमाणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जीव की उत्पत्ति अजैविक पदार्थों से हुई? हमारा उत्तर होगा, एक ब्रिटिश वैज्ञानिक JBS हॉल्डेन ने सबसे पहली बार सुझाव दिया कि जीवों की उत्पत्ति उन अजैविक पदार्थों से हुई जो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय बने थे। सन 1953 में स्टैनले एल मिलर और हेराल्ड सी डरे ने ऐसे कृत्रिम वातावरण का निर्माण किया था जो संभवतः प्राथमिक या प्राचीन वातावरण के समान था। इसमें अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड के अणु थे, परंतु ऑक्सीजन नहीं थी। एक पात्र में जल भी था। इसे 100 डिग्री सेल्सियस से कुछ कम ताप पर रखा गया। गैसों के इस मिश्रण में कृत्रिम रूप से समय समय पर चिंगारियां उत्पन्न की गई, जैसे कि आकाश में बिजली उत्पन्न होती है। 1 सप्ताह बाद 15% कार्बन सरल कार्बनिक यौगिकों में बदल जाता है। इनमें अमीनो अम्ल भी संश्लेषित हुए जो प्रोटीन अणुओं का निर्माण करते हैं। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि जीवन की उत्पत्ति अजैविक पदार्थों से हुई। अब है प्रश्न नंबर 10। अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न विभिन्नताएं अधिक स्थायी होती हैं। व्याख्या कीजिए। यह लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों के विकास को किस प्रकार से प्रभावित करता है? हमारा उत्तर होगा, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न विभिन्नताएं अधिक स्थायी होती हैं। अलैंगिक जनन एक ही जीव से होने के कारण केवल उसी के गुण उसकी संतति में जा पाते हैं और वे बिना परिवर्तन के पीढ़ी दर पीढ़ी समान ही रहते हैं। परंतु लैंगिक जनन नर और मादा युग्मकों के संयोग से होता है, जिसमें भिन्न भिन्न जीन होने के कारण संकरण के समय विभिन्नता होती है। विभिन्नता वाली संतान उत्पन्न हो सकती है। लैंगिक जनन के गुणसूत्रों में क्रॉसिंग ओवर होती हैं, जिससे विभिन्नताएं प्रकट होती हैं। ये वंशानुगत विभिन्नताएं जीव की उत्तरजीविता को बढ़ाती हैं। उदाहरण स्वरूप सभी मानव युगों पहले
उदाहरणस्वरूप सभी मानव युगों पहले अफ्रीका में उत्पन्न हुए थे, पर जब उनमें से अनेक अफ्रीका से बाहर चले गए और धीरे धीरे पूरे संसार में फैल गए तो लैंगिक जनन से उत्पन्न विभिन्नताओं के कारण उनकी त्वचा का रंग, कद, आकार आदि में परिवर्तन आया। अब है प्रश्न नंबर 11। संतति में नर तथा मादा जनकों द्वारा आनुवंशिक योगदान में बराबर की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है? हमारा उत्तर होगा, सामान्यतः विकसित जीवधारियों की कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के गुणसूत्रों के 2 जोड़े होते हैं जिन्हें 2n प्रदर्शित करते हैं और ऐसी कोशिकाएं द्विगुणित कहलाती हैं। इन गुणसूत्रों में ही आनुवंशिक पदार्थ स्थित होता है। जब अर्धसूत्री विभाजन जननांगों की जनन कोशिकाओं में होता है, वर्षण नर अंडा से मादा, तब ये मात्र कोशिकाएं विभाजित होकर युग्मकों का निर्माण करती हैं जिनमें अगुणित यानी कि n गुणसूत्र होते हैं। लैंगिक जनन के द्वारा नर एवं मादा युग्मकों का निषेचन होता है तो आधे गुणसूत्र मादा से यानी कि माता से तथा आधे गुणसूत्र पिता यानी कि नर से आते हैं। इस प्रकार प्राप्त युग्मनज द्विगुणित होता है। इस युग्मनज से बनने वाली संतति में नर तथा मादा जनकों की आनुवंशिक योगदान में बराबर की भागीदारी होती है। अब है प्रश्न नंबर 12। केवल वे विभिन्नताएं जो किसी एकल जीव यानी व्यष्टि के लिए उपयोगी होती हैं समष्टि में अपना अस्तित्व बनाए रखती हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? क्यों एवं क्यों नहीं? हमारा उत्तर होगा हाँ, क्योंकि जो विभिन्नताएं एकल जीव के लिए उपयोगी हैं वे वर्तमान पर्यावरण के अनुकूल हैं तो प्राकृतिक चयन द्वारा वे अपने अस्तित्व को बनाए रखेगी। ये विभिन्नताएं समय के साथ समष्टि की मुख्य विशेषता के रूप में स्थापित हो जाती हैं। जीवधारी इन विभिन्नताओं के कारण स्वयं को वातावरण से अनुकूलित किए रहते हैं और अपनी संतति को निरंतर सृष्टि में बनाए रखते हैं। इसके साथ ही हमारे पाठ्यपुस्तक के प्रश्न यहीं पर समाप्त हुए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी प्रकार के दूसरे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।